हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज विच एक्सपर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन द WHO's पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर अ स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक एक्सपर्ट का पैनल बनाया गया है और इस पैनल का काम यह है कि स्नेक बाइट एंड वेनमिंग को किस तरह से कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सके, उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार किया जाना है। तो हिमाचल प्रदेश के एक एक्सपर्ट भी हैं, उन्हें इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो एक्सपर्ट कौन से हैं? ये 4 ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज total revenue collections of excise and taxation department in the financial year 2020-21 has surpassed the revenue collection of previous financial year by how much percent। देखिए, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 जो कि हाल ही में समाप्त हुआ, उसमें जो भी टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019-20 के कंपैरिजन में कितना परसेंट वो ज्यादा था। ऑप्शन है 1%, 2%, 3%, 4%। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3%। तो एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में जो भी टोटल रेवेन्यू कलेक्ट किया गया पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019-20 के कंपैरिजन में वो 3% वो ज्यादा था। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में ही कोविड-19 का पेंडेमिक चालू हो चुका था और उस समय फर्स्ट क्वार्टर में 52% डाउन हो चुका था हिमाचल प्रदेश का रेवेन्यू कलेक्शन। उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ देखी गई। सेकेंड क्वार्टर में 4% ग्रोथ थी, थर्ड क्वार्टर में 23% ग्रोथ थी और फोर्थ क्वार्टर में 34% ग्रोथ थी। और इस बार मार्च 2021 में 44% टोटल रेवेन्यू कलेक्शन की गई, जो कि काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ थी। मार्च 2021 में 1006 करोड़ रुपए की रेवेन्यू कलेक्शन की गई और पिछले साल मार्च 2020 में 699 करोड़ रुपए की टोटल रेवेन्यू कलेक्शन की गई थी फाइनेंशियल ईयर में। इसके अलावा जो वैट और स्टेट GST है, उसकी रेवेन्यू रिसिप्ट में भी काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिली थी। पिछले वर्ष यानी कि मार्च 2020 के कंपैरिजन में मार्च 2021 में 182% जो है इंक्रीज ग्रोथ देखने को मिली थी और मार्च 2020 में सिर्फ 31% ही ग्रोथ थी। और इसका मुख्य कारण यह था लीगेसी केसेस रेजोल्यूशन स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। इसमें काफी सक्सेस मिली हिमाचल प्रदेश सरकार को, क्योंकि जो भी सबयूज्यूम्ड टैक्सेस के केसेस थे उन्हें डिस्पोज किया गया। लगभग 362 करोड़ रुपए के ये टैक्स थे और इन केसेस से 362 करोड़ रुपए जो है रिकवर किया गया। बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो रेवेन्यू मिनिस्टर है महेंद्र सिंह। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है धर्मपुर, जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। इसके अलावा महेंद्र सिंह हमारे जल शक्ति, हॉर्टिकल्चर और सैनिक वेलफेयर मिनिस्टर भी हैं। Former Minister of State Ayurveda Department Mohan Lal died recently. He was from which district of हिमाचल प्रदेश? आयुर्वेद विभाग के पूर्व राज्य मंत्री मोहन लाल का हाल ही में निधन हो गया है। वह हिमाचल प्रदेश के किस जिले से थे? ऑप्शन है शिमला, चंबा, हमीरपुर, उन्ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी चंबा। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे मोहन लाल। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुर्वेदा थे हिमाचल प्रदेश के। चंबा टाउन के नजदीक ही एक सरोल विलेज है, वहां के ये रहने वाले थे। 30 मई 1945 को इनका जन्म हुआ था और मैक्सिमम टाइम इन्होंने चुराह असेंबली, जिसका पुराना नाम था राजनगर, तो चुराह विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी। और जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे प्रेम कुमार धूमल, उस समय ये हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेदा मिनिस्टर थे। During coronavirus period, the state government inaugurated and laid foundation stone of project of how much rupees in the state। कोरोना वायरस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने राज्य में कितने रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? ये 4 ऑप्शन हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3500 करोड़। लगभग 3500 करोड़ रुपए की उद्घाटन किया है, शिलान्यास रखा गया है हिमाचल प्रदेश सरकार को। और 42 असेंबलीज में ये उद्घाटन किए गए हैं और मैक्सिमम जो है वर्चुअल मोड में किए गए कोरोना वायरस के पेंडेमिक काल में। Which city was the first city in the country to get sensor-based underground dustbins? सेंसर आधारित भूमिगत डस्टबिन पाने वाला देश का पहला शहर कौन सा था? ऑप्शन है शिमला सिटी, मंडी सिटी, धर्मशाला सिटी, सोलन सिटी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धर्मशाला सिटी। तो धर्मशाला सिटी जो है पूरे भारत का पहला ऐसा शहर था जहां पर की सेंसर बेस्ड अंडरग्राउंड डस्टबिन इंस्टॉल किए गए थे। आप देख सकते हैं इमेज में, इस तरह के सेंसर बेस्ड अंडरग्राउंड डस्टबिन इंस्टॉल किए गए थे धर्मशाला सिटी में। During which year underground dustbin project was implemented in the धर्मशाला टाउन? धर्मशाला शहर में भूमिगत डस्टबिन परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये 4 ऑप्शंस हैं
करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2015-16। तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में धर्मशाला शहर में भूमिगत डस्टबिन परियोजना इंप्लीमेंट की गई थी। देखिए क्यों है न्यूज़ में, तो जो अंडरग्राउंड डस्टबिन प्रोजेक्ट के तहत जितने भी अंडरग्राउंड डस्टबिन इंस्टॉल किए गए थे धर्मशाला सिटी में, मैक्सिमम वो नॉन फंक्शनल है और सभी का ये मानना है कि जो पब्लिक फंड है उसकी ये वेस्टेज की गई। तो अंडरग्राउंड डस्टबिन प्रोजेक्ट को जो है 2 फेजेज में इंस्टॉल किया गया था, इंप्लीमेंट किया गया था धर्मशाला टाउन में। पहले फेज जो है फाइनेंशियल ईयर 2015-16 में इंप्लीमेंट किया गया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी। दूसरा फेज जो है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में इंप्लीमेंट किया गया था, उस समय बीजेपी की सरकार थी। और धर्मशाला सिटी के मैक्सिमम टोटल 70 लोकेशंस में इस अंडरग्राउंड डस्टबिन प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट किया गया था और दोनों फेजेस का लगभग खर्चा आया था 12 करोड़ रुपए। और अंडरग्राउंड डस्टबिन को इंस्टॉल करने वाला धर्मशाला जो है पहला सिटी बन गया है पूरे भारत में। इसके अलावा सेंसर बेस्ड अंडरग्राउंड डस्टबिन को इंस्टॉल करने वाला भी पहला सिटी बना है धर्मशाला पूरे भारत में। और जब इस योजना का फर्स्ट फेज इंप्लीमेंट किया गया था उस समय कांग्रेस की सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे सुधीर शर्मा। अंडर विच प्रोजेक्ट शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन विल बी पेपरलेस सून। किस प्रोजेक्ट के तहत शिमला नगर निगम जल्द ही पेपरलेस हो जाएगा। ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ई विधान प्रोजेक्ट। ई विधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही शिमला नगर निगम को जल्द ही पेपरलेस बनाया जाएगा। तो जिस तरह हमारी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को पेपरलेस बनाया गया है उसी तरह शिमला नगर निगम को भी पेपरलेस बनाया जाएगा बहुत जल्द। इसके लिए जो काउंसलर हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है अप्रैल महीने से और अगले महीने की जब हाउसली मीटिंग होगी, मंथली मीटिंग होगी, तो उसमें ड्राई रन चलाया जाएगा। और ये जो सारा कार्य किया जा रहा है ये ई विधान प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। और पेपरलेस बनाने से जो हमारे पेपर हैं वो भी उनकी बचत होगी और एफर्ट्स हैं उनमें भी बचत होगी। अगर बात करें ई विधान प्रोजेक्ट की तो ये ऑनलाइन इंटरफेस इस तरह से तैयार किया गया है और जो हमारी विधानसभा है उसे पेपरलेस बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया है। लगभग 5.08 करोड़ पेपर्स की बचत हुई है, 6000 वृक्षों की बचत हुई है और 15 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर है उसमें घाटा हुआ है, कमी आई है जब से हमने पेपरलेस अपनाया है अपनी विधान परिषद को, विधानसभा को। इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई है और ये है विपिन सिंह परमार जो कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर हैं। व्हाट इज कोठड़ इन हिमाचली कल्चर। हिमाचली संस्कृति में कोठड़ क्या है। पिछले कल जब मैम ने गिरराज न्यूज़पेपर की डिस्कशन की थी तो उसमें भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया था। तो कोठड़ क्या है, ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फर्नीचर। तो कोठड़ जो है एक तरह का फर्नीचर है और जब पुराने समय में अलमारियां या ट्रंक नहीं होते थे तो उस समय इस तरह के कोठड़ बनवाए जाते थे। इन्हें संदूक या पेटी भी कहते हैं। तो ये जो है कायल की लकड़ी का बनाया जाता था और कायल की लकड़ी का इसलिए बनवाया जाता था क्योंकि ये जो लकड़ी है काफ़ी हल्की होती है और इसे यहाँ वहाँ ले जाने में काफ़ी सहूलियत होती है, खिसकाने में काफ़ी आसानी होती है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये एचएस और अलाइड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। कोठड़ जो है एक तरह का फर्नीचर है, संदूक है, पेटी है। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021। देखिए ग्रैंड प्रिक्स जो है ये कार रेसिंग का एक इवेंट होता है। तो बहरेन ग्रैंड प्रिक्स इवेंट 2021 जो है किसने जीता है। ये 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लिवाइस हैमिल्टन। ये है लिवाइस हैमिल्टन और ये मर्सिडीज की कार चलाते हैं और इन्होंने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इनके कैरियर की ये 96th विन थी और ये टोटल विन में जो है अब नंबर 1 बन चुके हैं पूरे वर्ल्ड में। और लिवाइस हैमिल्टन जो है ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। एग्जाम में अगर इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड पे टिक कीजिएगा, अगर ब्रिटेन आए तो ब्रिटेन पे टिक कीजिएगा। और पहली बार इन्होंने 2007 में कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स जीता था। उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर टू रिमेंबर द फॉर्मेशन ऑफ विच स्टेट। उत्कल दिवस हर वर्ष 1 अप्रैल को किस राज्य के गठन को याद करने के लिए मनाया जाता है। ये 4 ऑप्शन हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओडिशा। तो ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल को, इसीलिए उत्कल दिवस मनाया जाता है। तो उत्कल दिवस, उत्कला दिवसा या ओडिशा डे ये 1 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि उस समय ओडिशा की फॉर्मेशन हुई थी। देखिए ब्रिटिश काल के दौरान ओडिशा जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आता था। बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ये 3 राज्य आते थे। याद रखिएगा बंगाल प्रेसिडेंसी में बिहार, वेस्ट बंगाल और ओडिशा ये 3 राज्य आते थे और जो ओडिशा है ये ब्रिटिश रूल के दौरान जो है बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट था। मार्च 2011 में लोकसभा में ओडिशा बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल
113th अमेंडमेंट की गई थी, जिसके अंतर्गत इसका पुराना नाम था ओडिशा, उसको चेंज करके ओडिशा कर दिया गया था। बात करें ओडिशा की, आप मैप में देख सकते हैं, ये है ओडिशा। इसके चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, कैपिटल है भुवनेश्वर और गवर्नर है गणेशी लाल। The central government has extended the deadline for linking आधार नंबर with the permanent account number that is PAN to which date? देखिए, केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की जो लास्ट डेट है उसे एक्सटेंड कर दिया है। तो अब न्यू डेट क्या है? ये 4 ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जून 30। तो 30 जून तक आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करवाया जा सकता है। और आधार कार्ड की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है UIDAI। UIDAI की फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 28 जनवरी 2009 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और सीईओ है सौरभ गर्ग। विच ऑफ फॉलोइंग बैंक हैज सोल्ड इट्स यूके आर्म टू ओपन पेड होल्डिंग्स? देखिए, एक बैंक है जिसने की उनकी एक ब्रांच थी यूके में, उसे अब बेच दिया है ओपन पेड होल्डिंग लिमिटेड को। तो कौन से बैंक ने अपनी ब्रांच को बेचा है? ये 4 ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने यूके में इनकी एक्सिस बैंक यूके लिमिटेड की एक ब्रांच थी, उसे अब ओपन पेड होल्डिंग्स लिमिटेड को बेच दिया है। बात करें एक्सिस बैंक की, हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है अमिताभ चौधरी और इसने अपना कार्य शुरू करना किया था वर्ष 1994 में और टैगलाइन है दिल से ओपन। नेक्स्ट इज वेयर वाज आयुर्वेदा पर्व ऑर्गेनाइज्ड बाय आयुष मिनिस्ट्री? आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद पर्व कहां पर आयोजित किया गया था? ये 4 ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। तो ओडिशा में आयुर्वेद पर्व को ऑर्गेनाइज किया गया था। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। वहां पे आयुष मंत्रालय द्वारा विनोबा सेवा प्रस्थान के साथ कोलैबोरेट करके आयुर्वेदा पर्व को ऑर्गेनाइज किया गया था। 3 दिन का यह पर्व था। बात करें आयुर्वेद मिनिस्टर की, तो हमारे आयुष मिनिस्टर हैं श्रीपद यशो नायक। इनके पास मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है आयुष मिनिस्ट्री का। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। The Reserve Bank of India has extended the timeline for processing recurring online transaction by। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो प्रोसेसिंग ऑफ रिकरिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, इसकी जो डेट है अब इसे एक्सटेंड कर दिया है। तो कितने महीने इसे एक्सटेंड किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 6 मंथ। तो 6 महीने आरबीआई ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की जो रिकरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है उसे अब एक्सटेंड कर दिया है। देखिए, आरबीआई द्वारा दिसंबर 2020 में ऑर्डर दिए गए थे सभी बैंकों को, इंक्लूडिंग आरआरबीज यानी कि ग्रामीण बैंक, एनबीएफसीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और पेमेंट गेटवेज, इन सभी को ऑर्डर दिए गए थे कि जो भी इनका ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है उसमें रिकरिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन को एडअप किया जाए। और अगर कोई मार्च 31 2021 तक एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन को एडअप नहीं करता है तो उसकी जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का सिस्टम है उसे बंद कर दिया जाएगा। तो अब इसकी जो डेडलाइन है अब इसे 6 महीने और बढ़ा दिया गया है। तो सितंबर 30 2021 तक इस डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। बात करें आरबीआई की, 25th गवर्नर है शक्तिकांत दास। हेडक्वार्टर है मुंबई में और 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल 2022 एट व्हाट परसेंट? देखिए, वर्ल्ड बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए इंडिया के जो जीडीपी है उसे प्रोजेक्ट किया है। तो कितना परसेंट प्रोजेक्ट किया है? ये 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 10.1%। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो इंडिया की जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10.1% इंक्रीज करेगी। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है फाइनेंशियल ईयर 2022, काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कुछ कैंडिडेट्स को। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर चला है वो चला है 2021-22। तो जो यहाँ पे लास्ट में लिखा है उसे ही हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 का मतलब है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। तो वर्ल्ड बैंक ने पहले प्रोजेक्ट किया था कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 5.4% ग्रो करेगी, लेकिन अब इन्होंने रिवाइज करके कहा है कि 10.1% ग्रो करेगी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक द्वारा ये भी प्रोजेक्ट किया गया था कि जो इंडिया की जीडीपी है कोरोना काल में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 8.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी और जो फाइनेंशियल ईयर अभी आएगा 2023 का 2022-23 वाला, उसमें 5.8% जो है ग्रोथ करेगी। बात करें वर्ल्ड बैंक की, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और प्रेसिडेंट हैं डेविड मॉलपास। अगर हम डिस्कस करें कि कौन कौन सी एजेंसी द्वारा इंडिया की जो इकोनॉमी है उसे ग्रोथ प्रोजेक्ट किया गया है, तो वर्ल्ड बैंक द्वारा कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 10.1% ग्रो करेगी। सीरिसल द्वारा 11%, S&P ग्लोबल रेटिंग द्वारा 11%, मूडी एनालिटिक्स द्वारा 12%, OECD द्वारा 12.6% और फिच द्वारा कहा गया है कि 12.8% ग्रो करेगी इंडिया की जीडीपी।
डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज विच एक्सपर्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश हैज बीन इंक्लूडेड इन WHO's पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स फॉर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ स्नेक बाइट एंड वेनमिंग। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक पैनल बनाया गया है। इसमें जो है स्नेक बाइट एंड वेनमिंग को किस तरह से कंट्रोल और प्रिवेंट किया जा सकता है उसके ऊपर एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश से एक एक्सपर्ट है, उन्हें भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो कौन एक्सपर्ट है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, उमेश कुमार भारती। आप देख सकते हैं इमेज में, ये है उमेश कुमार भारती और ये महामारी रोग विज्ञानी है। स्नेक बाइट मैनेजमेंट में ये भी एक्सपर्ट हैं और इन्हें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के इस एक्सपर्ट के पैनल में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा एक प्रोजेक्ट चलाया गया है जिसमें पूरे भारत में स्टडी की जाएगी स्नेक बाइट के ऊपर, और इसके ये को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर भी हैं। वर्ष 2019 में उमेश कुमार भारती को पद्मश्री सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहां से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।